Good morning, student. 8th standard, chapter 2 in history portion. East India Company begins trade in Bengal. Our next topic. The chapter is the establishment of British Empire in India. We complete the topic coming of the East India Company. This East India Company comes east. Okay. How many companies came in India, like French, Dutch and Portuguese, Europe. East India Company began trades in Bengal. हम आज देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो किस तरह एज अ ट्रेड के थ्रू आए थे। ये जो ब्रिटिशर्स थे उनका कोई माइंड सेट नहीं था कि वो यहाँ आकर कॉलोनियल रूल करें, लेकिन पहले ये ट्रेड के थ्रू आए थे। तो हमने ये देखा कि किस तरह ये ट्रेड के लिए आए थे, तो किस तरह ये आपस में फ्रेंच, डच, पुर्तगीज़ आपस में किस तरह इनके इशू क्रिएट हो रहे थे किसी भी ट्रेड को लेके। क्योंकि जब मार्केट में इतना कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो होता है वो डाउन हो जाता है। जब इतने सारे कंपटीटर्स हो जाएंगे तो ऑब्वियस है आपस में इन लोगों को जो प्रॉफिट होगा वो बहुत कम होगा। In 1651, the first English factory was set up on the bank of river Hooghly, and first English factory was opened up at Surat in 1608. तो ये अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1650 फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप एंड फैक्ट्री वॉज ओपन। तो ये ऐसा है बेटा फॉर क्लियर कि जो सूरत में ये जो देख रहे हैं कि फ़र्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज ओपन अप, तो 1608 में ओपन करने की जो इनकी प्लानिंग थी वो हो गई थी, लेकिन क्योंकि इन्हें यहाँ से परमिशन नहीं मिली थी तो इनका काम जो है वो वहीं रुक गया था। इनकी जो प्लानिंग जो थी यहीं रुक गई थी और इन्हें 1651 में जाके परमिशन मिली थी फैक्ट्री की। जो ये बैंक ऑफ रिवर हुगली, यहाँ पर हुगली के किनारे, हुगली जो रिवर है वहाँ पर ये अपनी फर्स्ट जो फैक्ट्री है वो ओपन करते हैं। औरंगज़ेब इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट ऑफ ट्रेड ड्यूटी। इस कंपनी को स्टार्ट करने के बाद द कंपनी मेड इट्स वेयरहाउस एंड बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड दी सेटलमेंट्स। तो ये क्या करते हैं, ये फैक्ट्री तो बना लेते हैं, फिर इसके बाद ये धीरे धीरे इसके आसपास एक फोर्ट जो है, एक छोटा सा किला जो है, ये कहते हैं जब इनसे पूछा जाता है तो कि हमारे जो वेयरहाउस है, हमारे जो गोडाउन्स कहते हैं जिन्हें, गोडाउन जहाँ पर ये हर तरफ से हमारी इंडियन कंट्री में से हर तरफ से जो ये गुड्स लेकर आते थे, माल लेकर आते थे, तो जिनको ये सेपरेटली रखते थे, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि हमें वेयरहाउस बनाना है। और क्योंकि हमारे कंपटीटर्स इतने सारे हैं और ये जो गुड्स है हमारा, क्योंकि कंपटीटर्स हैं तो हमारे आपस में जो वॉर्स होती हैं, हमारे आपस में जो लड़ाइयाँ चलती हैं इंटरनली, ये हमारे गुड्स को, हमारे लाए हुए कलेक्टेड ऑफ गुड्स को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कहीं नुकसान का मतलब होता है जैसे कहीं आग लगा दें, हम पर अटैक कर दें, हमारा सामान लेकर चले जाएं। तो इसके लिए हम इस वेयरहाउस के आसपास एक वॉल बना रहे हैं, एक फोर्ट की तरह बना रहे हैं, और वहाँ हम अपने जो ट्रूप्स, ये इन्होंने उस वेयरहाउस की सिक्योरिटी के लिए अपने ही तरफ से, अपनी ही कंट्री से ये ट्रूप्स लेकर आते थे, यानी सैनिक लेकर आते थे, और एक किला बंदी करते हैं कि आसपास एक फोर्ट बना लिया वेयर हाउस के, और वहाँ पर तैनात कर दिए सारे सोल्जर्स स्टैंडिंग आर्मी की तरह के, हमारे गुड्स की प्रोटेक्शन करेंगे। तो जेन्युइनली उनका जो रीज़न था वो उनके अकॉर्डिंग सही था। और लोग क्योंकि वो ट्रेड के लिए आए थे तो हमें भी नहीं पता था कि इतना बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा।
फिर उसके बाद क्या देखा गया, विद इन 2 years द कंपनी ब्राइब द मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग ज़मींदारी राइट्स फॉर 3 विलेज टू द कंपनी। काफ़ी टाइम बाद ये देखा गया 2 साल बाद कि कंपनी को जो था ज़मींदारी राइट्स मिल गया 3 विलेजेस का। वो था, पहला था कालीकट जिसको आज हम प्रेजेंट टाइम कोलकाता के नाम से जानते हैं, जिसे हम प्रीवियस टाइम कालीकट के नाम से जानते थे। और साथ साथ औरंगज़ेब ने एक फरमान भी ग्रांट कर दिया था कि इनकी जो ट्रेड करेंगे, पहले ये जब ट्रेड करते थे तो ये हमें एज अ रेवेन्यू गवर्नमेंट को, यानी उस टाइम पे किंग को रेवेन्यू दिया करते थे। और इसके बाद औरंगज़ेब ने कंपनी के जो राइट थे उनके ड्यूटी फ्री कर दिए, यानी अब वो किसी भी सामान पे उन्हें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, अब वो ड्यूटी फ्री वर्क करेंगे, क्योंकि उसके बदले उन्होंने या तो किंग को कुछ दे दिया होगा या कुछ अदर सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाते होंगे, तो उनको इस ड्यूटी चार्ज से, इस रेवेन्यू से, इस टैक्स से फ्री कर दिया गया। कंपनी ट्राइड टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एक्साइटिंग प्रिविलेजेस। The employees of the company also carried on their private trades and so were expected to pay duty, but they refused, which ended up causing a numerous loss of revenue for Bengal. This angered of नवाब ऑफ बंगाल एंड लेड टू फायर्स बैटल्स। क्या हुआ देखिए कि जब इतने सारे इनको ड्यूटी फ्री मिल गई, इनको ज़मींदारी सिस्टम मिल गया, इन्होंने क्या किया कि अब ये अपना सिस्टम था कि ये कंपनी यूरोप से आई थी, परमिशन ग्रांट करके आई थी, तो ये इस कंपनी के थ्रू अपने जितने प्राइवेट वर्क्स थे, प्राइवेट ट्रेड थे, ये करने लगे। अब प्राइवेट वर्क्स और प्राइवेट ट्रेड कर रहे हो आप कंपनी के ट्रेड से हट के, तो उस प्राइवेट ट्रेड्स पे आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप टैक्स फ्री हुए हो आपके सिर्फ कंपनी के गुड्स पे। कंपनी की आपका खुद का प्राइवेट जो भी मार्केटिंग होगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये नहीं देते थे। तो जिससे क्या हो रहा था, ये और ज़्यादा जो है बंगाल के लोग जो है बहुत नुकसान में आ रहे थे। तो वहाँ के जो नवाब थे उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड करने के बजाय इसको एक्सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद किया, यानी वो इसके अगेंस्ट खड़े हुए। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ किस तरह बंगाल के नवाब को इन लोगों का ट्रेड करना, और वो भी फ्री ड्यूटी ट्रेड करना, उस पर प्राइवेट ट्रेड को भी उसी कॉमन ट्रेड की ड्यूटी से फ्री कर लेना बंगाल के नवाब को पसंद नहीं है। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी बैटल्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। हाउ डिड ट्रेड लीड्स टू बैटल्स, किस तरह होती है देख लीजिए। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। देखिए क्या हुआ कि जब औरंगज़ेब, जब हमने स्टार्टिंग में अभी पढ़ा था लेसन में कि औरंगज़ेब जो थे वो मुग़ल एम्परर के लास्ट किंग तो नहीं थे, बट एज अ पावरफुल लास्ट किंग थे। इसके बाद जितने किंग्स आए उनमें वो एबिलिटी, वो पावरफुलनेस नहीं थी जो कि ये मेंटेन करके रखते थे। तो ये लास्ट रूलर थे, पावरफुल रूलर थे मुग़ल एम्परर के। तो इनके डेथ के बाद जो इनके जितने भी सक्सेसर्स थे वो अपने अपने किंगडम्स को लेके सेपरेट हो गए। तो द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। तो इसी तरह बंगाल के नवाब भी अपनी पावर्स को लेके अलग हो गए थे और अपना किंगडम एक अलग ही के थी। मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने किंगडम्स को, अपने टेरिटरीज को चला सकता हूँ। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन एज इट वाज मेकिंग द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल ट्रेड लेस प्रॉफिटेबल। इन्होंने क्या किया, औरंगज़ेब का जो फरमान था टैक्स ड्यूटी फ्री करने का, उसको ख़त्म कर दिया। अब उसको ख़त्म कर दिया और ये रखा कि आपके इस फ्री ड्यूटी से बंगाल के ट्रेड को बहुत नुकसान पड़ता है। तो ब्रिटिश वांटेड द ड्यूटी टू बी अबॉलिश बट बंगाल नवाब रिफ्यूज। ब्रिटिश क्या चाहते थे, ब्रिटिश ये चाहते थे कि हमारी जो ड्यूटी जैसे चल रही है वैसे चले, कुछ ख़त्म, कुछ कमी ना हो इसमें, लेकिन बंगाल के नवाब रिफ्यूज कर दिया इस चीज़ को। ब्रिटिश ऑफिशियल न्यू द कंडीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल एंड ट्राइड द ऑटोनॉमी बाय यूज ऑफ फोर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि बंगाल का जो नवाब है वो भी हमें टैक्स जो था, वो ड्यूटी थी, वो फ्री कर दे और धीरे धीरे वो
क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया वो धीरे धीरे फैक्ट्रीज़ ओपन कर चुके थे यहाँ से, फिर इन्होंने वेयर हाउस कर लिए, फोर्ट बना लिए, अपनी ट्रूप्स को लिया। ये क्या करते थे, अपनी ट्रूप्स को जो है पहले जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे वहाँ के, जहाँ भी वो जगह पर रहते, तो उन लोकल रूलर्स को अपनी जो ट्रूप्स थी, अपनी जो सेना थी, वो दे दिया करते थे यूज़ करने के लिए। तो जिससे क्या हुआ करता था, लोकल रूलर्स जो बड़े खुश होते थे, फ्री में उनको ट्रूप्स मिल रही है। लेकिन क्या देखा गया कि बाद में इन्होंने उन्हीं ट्रूप्स को उसी लोकल रूलर्स के अगेंस्ट यूज़ किया। यानी अब जो है क्या था, अब जैसे मान लीजिए कि एक किंग है, किंग या एक छोटा सा ज़मींदार है, उसके पास अगर ब्रिटिशर्स अपनी ट्रूप्स दे देते हैं तो वो क्या करेगा, वो अपनी ट्रूप्स को हटा देगा कि भाई जब मुझे फ्री में ब्रिटिश ट्रूप्स मिल रही है तो मैं क्यों इन लोगों को रखूं, मतलब अपने इंडियन ट्रूप्स को रखूं और क्यों इनका ख़र्चा पे करूं। तो वो हटा दिया, और जब ब्रिटिश ट्रूप्स उसका सारा काम करने लगी, और अब जो है वर्क ये सिस्टम ये हो गया कि अब ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में कुछ खींचातान होने लगी, यानी कुछ अगेंस्टशिप आ गई। अब क्या करेंगे, वो जो ब्रिटिश ट्रूप्स है वही ओवर रूल कर देगी उन लोकल रूलर्स के ऊपर। तो यही हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने ये जो इनकी मोनोपोली थी, यानी इनकी जो चालबाजी थी, वो देखने को मिली, और वो एक बहुत बड़े बैटल का सिस्टम जो था वो सामने आया। वरना ये कहते हैं एक तरह से एक दीमक होती है जो धीरे धीरे खा जाती है, तो ये आदि तक तो घुस चुके थे हर जगह पर, अपने एक बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ इन्होंने अपने आप को रखा था। लेकिन इनका जो ट्रेड से कॉलोनियल रूल था, ये एक सिस्टम बन चुका था। लेकिन क्योंकि जो फर्स्ट बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खां, उन्होंने ये फर्स्ट बंगाल के नवाब थे और इन्होंने ही सबसे पहले इस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए थे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह इन्होंने अपने अगेंस्टशिप को खड़ा किया और अपने किस तरह इन्होंने काम किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।